मेरा नाम ज़ारा है और मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा चचाजाद भाई हमजा इस वक्त अपने आप को सुकून दे रहा है। एक हाथ में मोबाइल था जिस पर कुछ वीडियोस चल रही थी और दूसरे हाथ से वो अपना घोड़ा पकड़कर ऊपर नीचे कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर अजीब सी बेबसी थी। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो शायद सो रहा है, लेकिन ये मंजर देखकर मेरे पाँव ज़मीन पर जम गए। मेरे जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा चचाजाद भाई भी इस कदर बेकरार होगा। वो अकेला था, घर में वालिदैन किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज लेक्चर मनसूख हो गए थे। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर पूरा मंजर देख लिया। उसकी सांसों की रफ्तार तेज़ हो रही थी और वो बार बार आंखें खोलकर मोबाइल देख रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। उसने फौरन अपने हाथ को थामने की कोशिश की और चीख उठा, ज़ारा तुम कब आए? फौरन बाहर जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाईजान तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कुछ अकेले कर रहे हो। मैं अभी चाचा को फ़ोन करके बताती हूँ। वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा प्लीज़ ज़ारा किसी को मत बताना। घर में कोई नहीं था। मैं क्या करूं? तुम भी जानती हो कि मैं अब जवान हो चुका हूं। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में भी एक तरफ तूफान उठ रहा था क्योंकि मैं भी एक मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। मेरी उम्र 19 साल थी। जिस्म खूबसूरत और फैला हुआ था। कॉलेज में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाले तजुर्बात मुझे बताती रहती थी और मैं हसरत से सुनते थी। मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने हमदर्द से कहा जो कुछ भी तुम कर रहे थे मुझे भी तुम्हारे साथ करना है। मैं अब तन्हा नहीं रह सकती। और वो हैरान रह गया और बोला तुम पागल हो गई हो? ये चचाजाद बहन भाई का रिश्ता है, शर्म करो। और मैंने खुशी से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब अकेले करते हुए? अगर तुमने मुझे साथ नहीं किया तो मैं चाचा को सब कुछ बता दूंगी। हमजा के चेहरे का रंग उतर गया। वो जानता था कि चाचा बहुत सख्त मिजाज है। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची तो वो उसे घर से निकाल देंगे। उसने हिचकिचाते हुए कहा ठीक है ज़ारा, लेकिन ये सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद कभी नहीं होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी। मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरा जिस्म सफ़ेद और नरम था। छातियाँ पूरी तरह उभरी हुई थी। उसका घोड़ा पहले से ही खड़ा था। मैंने अंगेड़ भरी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे तैयार कर रहा था। मैं भी उसके जिस्म को छू रही थी। उसका घोड़ा बहुत गर्म था। जब वो मेरे अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो मुझे शदीद दर्द हुआ और मैंने चीख मारी, आह भाई आहिस्ता। वो रुक गया और मुझे प्यार किया और कहा पहली बार है ना, थोड़ा दर्द होगा फिर मज़ा आएगा। मैंने आंसू के साथ साथ हिलाया। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म फट रहा है। दर्द के साथ एक अजीब सी लज़्ज़त भी थी। कुछ देर बाद दर्द कम हुआ और मैं भी उसकी हरकत के साथ हरकत करने लगी। वो मुझ पर ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसें तेज थी। मैंने उसके पेट पर नाखून गाड़ दिए। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कमरे में सिर्फ हमारी आवाज़ गूंज रही थी। वो बार बार मुझे चूमता और ज़ारा तुम बहुत खूबसूरत हो कहता। मैं भी उसे गले लगाते हुए। कुछ देर बाद उसने रफ्तार तेज कर दी। मुझे लगा कि मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। आखिरकार वो मुझने लिए लिबट पड़ा। हम दोनों थक कर एक दूसरे के साथ दे रहे थे। उसके बाद हम दोनों कुछ देर पर खामोश रहे। मेरे जिस्म में अभी भी दर्द था, लेकिन एक अजीब सुकून भी था। हमजा ने मुझे गले लगाया और कहा आप खुश हो, आप कभी ये बात किसी को मत बताना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा अब तो मुझे ये सुकून पसंद आ गया है, एक बार मैं नहीं मानूंगी। और वो हैरान हो गया।
میں نے اسے دوبارہ کوشش شروع کی. اس تنخواہ پھر سے کھڑا ہونے لگا. اب میں خود اسے کنٹرول کر رہی تھی. میں نے آہستہ آہستہ اس کو اوپر اتارنا شروع کر دیا. درد اب کم تھا، صرف لذت تھی. حمزہ نے میرے فٹ بال کو پکڑ لیا اور دبانے لگا. میں نے رفتار بڑھا دی. کمرے میں ہماری آہیں بلند ہو رہی تھی. ہم دونوں ایک دوسرے کو پورا کر رہے تھے. یہ دوسرا راؤنڈ تھا. زیادہ لمبا چلا. ہم نے مختلف پوزیشنز میں یہ کھیل کھیلا. وہ مجھے کبھی پیچھے سے کبھی سامنے سے. میں نے پہلی بار اتنا مزہ محسوس کیا. آخر میں ہم دونوں ایک ساتھ عروج پر پہنچ گئے. جب ہم تھک گئے تو شام ہو چکی تھی. والدین واپس آنے والے تھے. ہم جلدی سے کمرہ صاف ستھرا کر لیا. رات کو کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے. میں اور حمزہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. رات گہری ہو چکی تھی. جب میں نے حمزہ کو احساس سے جگایا، وہ نیند میں بڑبڑایا اور انکار کرنے لگا کہ اب بس کرو، تھک گیا. لیکن میں نے اس کی گردن پر بوسہ دے کر اس سے یاد دلایا کہ اگر وہ نہ مانا تو میں چچا کو سب کچھ بتا دوں گی. اس کی آنکھوں میں خوف اور خواہش کا ملغوبہ نظر آیا. اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. اس رات ہم نے تیسری بار یہ کھیل کھیلا. اب درد بالکل ختم ہو چکا تھا، صرف خالص لذت تھی. ہم نے بہت آہستہ آہستہ کیا تاکہ کوئی آواز نہ نکلے اور میرے پاؤں اپنے کندھوں پر رکھ کر اندر داخل ہوا. حال تھرسٹ کے ساتھ مجھ سے بے اختیار آہیں نکل رہی تھی. وہ میرے فٹ بال کو چوستا کاٹتا اور پھر مجھے گہرے بوسے دیتا. کبھی وہ مجھے کتے کی طرح پیچھے سے کرتا تو کبھی میں اس کے اوپر ہو کر خود رفتار کنٹرول کرتی. رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے. والدین کے کمرے سے بھی کبھی کبھی بستر کی آوازیں اور ہلکی سی آہیں آ رہی تھی. شاید وہ بھی اپنا کھیل کھیل رہے تھے. یہ سوچ کر ہمارا جوش اور بڑھ گیا. ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ تک مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کو مطمئن کیا. ہم دونوں بالکل تھک چکے تھے. صبح ہونے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے. اگلے دن جب والدین باہر گئے تو ہم نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا. اب ہمارا رشتہ مکمل طور پر بدل چکا تھا. حمزہ بھی اب اس لذت کا حصہ بن چکا تھا اور خود مجھے مختلف طریقوں سے مطمئن کرنے لگا. وہ مجھے باتھ روم میں لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا کر کے کرتا، کبھی کچن کے کاؤنٹر پر بٹھا کر، کبھی بالکونی میں چھپ کر. پورا ہفتہ ہم اسی طرح گزارا. ہر بار نیا تجربہ، نیا زاویہ اور نیا مزہ. ایک دن وہ مجھے میز پر لٹا کر میرے پاؤں پھیلا کر اندر داخل ہوا تو دوسرے دن میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر خود سوار ہو کر کیا. ہم دونوں جانتے تھے کہ مجھے کہاں چھونے سے میرا پاگل ہو جاتے ہوں اور میں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنے سے وہ فوراً عروج پر پہنچ جاتا ہے. ہم نے پورا ہفتے تقریباً روزانہ 2 سے 3 بار یہ کھیل کھیلا. کبھی جلدی جلدی تو کبھی ہی لمبا کھیل. شام کو والدین کے آنے سے پہلے ہم ہمیشہ صاف ستھرا کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ ہمارا چھپا ہوا راز تھا جو ہمیں روزمرہ کی زندگی سے بھاگنے کا موقع دیتا تھا. اب کئی مہینے گزر چکے ہیں. ہمیں چھپ چھپ کر یہ کھیل کھیلتے تھے. جب بھی موقع ملتا والدین کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا. ہم نے بہت سے نئے طریقے آزما لیے. ہمارے جسم میں ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جان چکے تھے کہ بغیر بات کیے بھی ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکتے تھے. یہ ہمارا چھپا ہوا سکون ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے، لیکن جب حمزہ مجھے گلے لگاتا ہے تو سب ڈر بھول جاتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر اب ہم اس لذت کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ہماری خفیہ دنیا ہے جو صرف ہم دونوں کی ہے. ایک دن جب والد کے گھر پر باہر گئے ہوئے تھے، ہم دونوں نے پورا دن ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا. صبح سے شام تک ہم نے مختلف کمرے، مختلف جگہ اور مختلف پوزیشنز
आजमाई। रोटी खाने की मेज, ड्राइंग रूम का सोफा, बालकोनी की झोलन, उस खाने का फर्श, हर जगह हमारा अपना एक अलग मज़ा था। हमजा ने मुझे बताया कि उसने कुछ नई चीज़ें इंटरनेट पर देखी है और वो मैच माना जाता है। मैंने खुशी से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने एक रुमाल लिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसने मुझे घुमाया और मुख्तलिफ जगहों से छूना शुरू किया। मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। ये खेल बहुत दिलचस्प था। जब उसने पट्टी हटाई तो मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। मैंने उसे गले लगाया और उसकी परेशानी पर बोसा दिया। फिर हमने एक तवील और शानदार राउंड खेला जो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। उसने के बाद हमने एक साथ नहाकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर बाद आराम किया। शाम को जब वालिदैन वापस आए तो हम बिल्कुल मामूल पर थे। किसी को कुछ शक नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद हमजा ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है जो इस तरह के रिश्तों के बारे में कुछ जानता है। मैं डर गई और कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि उसका दोस्त भरोसेमंद है और वो किसी को नहीं बताएगा। मैंने कहा फिर भी बेहतर है कि हम अपने राज को अपने तक ही रखें। उसने मेरी बात मानी और हमने अपनी खुफिया जिंदगी को इस तरह जारी रखा। हमने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। अब हम अल्फाज के बगैर भी एक दूसरे की ख्वाहिशात को पढ़ लेते थे। एक नजर, एक मुस्कुराहट, एक छूने से हम जान लेते थे कि दूसरे को क्या चाहिए। हमारी खुफिया दुनिया हमें रोज़मर्रा की परेशानियों से बहुत दूर ले जाती थी। जब भी मैं परेशान होती या सोचता, हमजा के साथ मुझे सुकून देता था। वो मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा राज़दार और मेरा सुकून था। मैं जानती थी कि ये रिश्ता माशरे की नज़रों में दुरुस्त नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एक ज़रूरत बन चुका था। मैं उसके बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। हमला भी इसी तरह महसूस करता था। हमने एक दूसरे से कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन हमारे अमाल और कुर्बत इस बात को बहुत वाज़ेह की करती थी। हम दोनों जानते थे कि हमारा यह रिश्ता कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमने हर मुमकिन एहतियात बरती। हम हमेशा साफ सुथरा करते, अपनी चीज़ें छुपाते और कभी कभी एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते थे ताकि किसी को शक ना हो। महीनों की ये खुफिया ज़िंदगी हमारा मामूल बन चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। अब कई साल गुजर गए। हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे शौहर को कभी पता नहीं चला और हमजा की बीवी को भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, जब भी किसी फैमिली फंक्शन में मिलते, हमारे निगाहें एक दूसरे को ढूंढती थी। हम जान लेते थे कि अभी तक वो एहसास जिंदा है। हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की, बस एक मुस्कुराहट और एक छूने से सब कुछ कह देते थे। ये हमारा वो राज था जो हम अपने कब्र तक ले जाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश हमने उस वक्त कुछ और फैसला किया होता, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि वो लम्हात कितने खूबसूरत थे और मैं मुस्कुरा देती हूँ। शायद हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो किसी को नहीं बताता। ये मेरा राज था, मेरी खुफिया दुनिया थी जो सिर्फ मेरे और मेरे चचाजाद भाई के दरमियान थी और हमेशा रहेगी। ये एक फंक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है और इस मुस्कुराहट को बरकरार रखना है। कोई गलतफहमी के तौर पर ना लें। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल पाक होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी।
इसमें हमने आपको और हमने खुद इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। आप हमारे चैनल